जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ तो वार कब होगा, वार कब होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो से नो टू वार चलाने वाले यही लोग थे। पहलगाम घटना के बाद तो लोगों को लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कास्ट सेंसस पे चला गया, लेकिन 15 दिन के बाद अटैक हुआ ना। विपक्ष के दल है उनकी तरफ से ये लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद नहीं थे इस सर्वदलीय बैठक में। ये लोग तब सेटिस्फाइड होंगे जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा बीजेपी, तभी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इनको लगेगा नहीं जो हम चाहते थे वो हो गया। राहुल गांधी 2-3 चुटकुले वहाँ पर छोड़ दे, इनके अलावा इनको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑलरेडी यूनिवर्सिटी किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया गया है तो उसको चेंज करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी गंदी औची राजनीति डाल दी कि जिसमें आप 2 महान स्वतंत्र जो महापुरुष है हमारे देश के, उनके फॉलोअर्स को लड़ाने की आप जो है कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में ना तो राष्ट्र के प्रति प्रेम है और ना झारखंड के प्रति प्रेम है। आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को छोड़ करके ऐसी चीजों में उलझाना चाहते हैं जिससे आदिवासी भी मिसलीड हो। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध के बीच अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन ये घोषणा, सबसे रोचक बात यह है कि ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सबसे पहले की गई। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपनी एक प्रतिक्रिया जारी की और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और उन्होंने युद्ध विराम का फैसला लिया है। हालांकि उसके बाद भी पाकिस्तान ने इस सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर से कुछ बमबारी वाली घटना भी हुई। लेकिन सवाल यही है कि सर, हमारे साथ फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह जी हैं और सर, सबसे पहले सवाल तो यही है कि जो कहा जा रहा था भारत सरकार के द्वारा और बीजेपी के द्वारा खासकर कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन युद्ध विराम के बाद वो चीज़ कहीं ना कहीं खटक रही है लोगों को कि युद्ध की स्थिति बन रही थी लेकिन फिर वो नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात है कि पहलगाम घटना के बाद अगर आप देखेंगे तो पहलगाम घटना के बाद में नरेंद्र मोदी जी के जो मूव्स है, नरेंद्र मोदी जी अपने और इनके बिजनेस है उसमें वो लग गया। बिजनेस मतलब जो उनको कार्य दिया गया है, चाहे वो कास्ट सेंसस की बात करें या फिर और सारे कामों में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए थे। तो उस समय आवाज़ उठ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि लगभग 15 दिन के बाद में एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई जो है हुई है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था तो हम तो अभी जो इस टाइम पे रह रहे हैं इसमें मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ रहे हैं और इसीलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या फिर जो सेना के जो 2 ऑफिसर्स आके हमें दे रहे हैं, हम उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ था कि हमने जो है आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने हमला किया है। जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर जैश ए मोहम्मद था, लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इसके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उस पर हमने अटैक किया है। और हमने पहले दिन भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री ऑफिसर पर अटैक नहीं किया है और ना ही हमने सिविलियन को किया है। हमारा टारगेट जो आतंकवादी थे, क्योंकि आतंकियों ने हमें पहलगाम में घटना दी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ, जिसमें ड्रोन वगैरह भेजे गए, तब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका कई गुना रिटेलिएशन से इसका जवाब दिया। यहीं तक बात हुई और इसके बाद में सीज फायर का अनाउंसमेंट जो होता है। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स, अगर हम आज का उसका स्टेटमेंट देखें तो वो साफ साफ ये कह रहा है कि वी आर स्टिल ऑन वॉर, अभी वॉर पे हम हैं। यानी सीज फायर भी एक वेग सा वर्ड आया है। तो पहले हमारी सेना की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से क्रेडिबल स्टेटमेंट आ जाए, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई में सीज फायर हो चुका है। क्योंकि सीज फायर के बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने इसका वॉयलेशन किया है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वहाँ जो पीएम बैठे हैं, सेना के लोग बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हमें उन पर, ये ऐसा वक्त है कि जिस समय में हमें उन पर यकीन करके, विश्वास करके, और जिस तरह से देश की जनता पहलगाम घटना के दिन, पहलगाम घटना के बाद या ऑपरेशन सिंदूर की रात को उनके साथ में खड़ी थी, आज भी खड़ी, हम उनके साथ में खड़े हैं। और हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आगे आने वाले समय में जो कुछ भी करेंगे वो एक बहुत ही कैलकुलेटिव मूव होगा, रिस्पॉन्सिबल मूव होगा, जिसमें कि पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा और हमारे देश की जो जनता है उनकी हिफाजत को भी उस ध्यान में रखेंगे, ऐसा मैं यकीन है। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे बीच में किसी की मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का जब एक बयान जारी होता है या फिर उन्होंने जो एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, उनका जो ट्वीट जारी होता है कि सीज फायर रुक गया है, फिर उसके बाद उनके विदेश मंत्री का भी जो मार्को रूबियो है, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि सीज फायर की घोषणा हो गई है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं खटक रहा है लोगों को कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता क्यों?
देखिए सीधी सी बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हम स्ट्रक्चर देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें परमानेंट मेंबर्स में एक यूएस भी और एक चाइना भी परमानेंट मेंबर्स है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन पिक्चर में आता है और उसके बाद से अब तक अगर हम देखें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी वॉर नहीं है, एक भी ऐसा मेजर मिस एडवेंचर नहीं है जिसमें यूएस पिक्चर में नहीं आया हुआ। तो नॉर्मली कहीं पर भी वॉर होता है और ख़ास करके दो ऐसे कंट्रीज़ जिन जो दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ है, तो अगर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ के बीच में वॉर होगी तो जो बड़े नेशंस है, खास करके जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स है, चाहे वो हम चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, तो अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना स्टैंड वो कोशिश करते हैं। और जब भी कोई वॉर होता है, ये तो खैर एक बहुत बड़े स्केल का वॉर हो गया क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है और न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अगर हम देखेंगे छोटे देशों में वॉर होता है तो ये कंट्रीज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ ओपिनियन स्टैंड करती है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसेस है, ऐसा कोई नहीं है कि आज तक, जैसे कि मान लीजिए जो इंडस वाटर जो हमारा चल रहा है, इंडस वाटर का आर्बिट्रेटर कौन है? वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक उसमें एक मेडिएटर बना है। यहाँ तक कि आज तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने भी समझौते हुए हैं उन समझौते में कोई ना कोई एक आर्बिट्रेटर, एक मेडिएटर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये बहुत कोई अलग सी चीज़ नहीं है। जिन लोगों को यूनाइटेड नेशन के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं रखते, उनको ऐसा लग सकता है ये अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड सिस्टम एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिकन हेजीमनी में हम रहते हैं। अमेरिकन हेजीमनी में अमेरिका हर जगह कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस, उसको आप कीजिए, उसको आप मेडिएशन का नाम दीजिए, उसको आप स्टैंड का नाम दीजिए, तो रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के डिक्टेट होकर के काम कर रहा है। इंडिया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, उस समय भी हमने पोखरण में जो ब्लास्ट किया था, उस समय यूएस ने एनपीटी के तहत, सीटीबीटी के तहत इंडिया पे कई सारे बैन लगाए थे, पर उसको हमने नहीं माना था। तो ठीक है, देखिए इंडिया हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होना, हम एक रॉडी स्टेट और रॉग स्टेट पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम जो भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसी की बात को सुनेंगे तक। बात सुनने का मतलब उनके ओपिनियन को लेना, ठीक है वो क्या कह रहे हैं, ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की प्रक्रिया। और मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी सरकार का स्टैंड क्या है, इसमें क्लैरिटी आना भी बाकी है। अभी जो चीज़ें हम कह रहे हैं बहुत एक वेग इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम, जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ तो वार कब होगा, वार कब होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो से नो टू वार चलाने वाले यही लोग थे। फिर अब सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है तो वॉर क्यों नहीं हो रहा? तो सबसे पहले ये कंफ्यूज लोग जो हैं, दे आर जस्ट डूइंग पॉलिटिक्स और राजनीतिक तमाशा, राजनीतिक नौटंकी। ऐसे वक्त में जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा चुकी है, हमारे सेना के लोग लगे हुए हैं, वहाँ पर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सब लोग लगे हुए हैं, ऐसे में इनकी नौटंकी आ रही है कि पार्लियामेंट को बुलाया जाए, स्पेशल सेशन बुलाया जाए, ताकि वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर बैठ कर ड्रामाबाजी करे और देश को मिसलीड करने की कोशिश करें। तो देश की जनता ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, देश की जनता ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना है, उनको एक विश्वास के साथ चुना है और कहीं ना कहीं सोच करके चुना है। तो हमें अभी उन पर भरोसा रखना चाहिए और मेरा यही कहना है कि हमें अभी देश के पीएम, देश के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साथ देना चाहिए। और आने वाले समय में, जैसा कि मैंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद तो लोगों को लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कास्ट सेंसस पे चला गया, लेकिन 15 दिन के बाद अटैक हुआ ना, तो वही आज अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि सीज फायर हो गया, शांत हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि दिस इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। हो सकता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, अब वो वहाँ पर बैठे हुए लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे, इतना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्रवाद, नेशनल इंटरेस्ट, नेशन फर्स्ट से ही जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा, इसके लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। सर, आपने सर्वदलीय बैठक की बात की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से और बाकी जितने भी विपक्ष के दल हैं, उनकी तरफ से ये लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद नहीं थे इस सर्वदलीय बैठक में। दो अभी तक सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति नहीं दिखाई दी। नहीं, ये लोग तब सेटिस्फाइड होंगे जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा बीजेपी, तभी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इनको लगेगा नहीं जो हम चाहते थे वो हो गया। अरे भाई, सर्वदलीय बैठक है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद है, उसमें एक चर्चा हो रही है, प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली सेना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, पीएम जो अपना काम करे उसको बखूबी कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, सेना अपना काम कर रही है। बट इनको चाहिए कि मीटिंग बुलाए, इनको चाहिए कि वहाँ पर पार्लियामेंट बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक हो, राहुल गांधी 2-3 चुटकुले वहाँ पर छोड़ दे, इनके अलावा इसको कोई इनको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अपना स्टैंड क्लियर कर ले, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और आप देखिए कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सेना के 2 ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है तो सबूत के तौर पर कि हमने अटैक नहीं किया, क्या दिखाया जा रहा है? सबूत के तौर पर राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी का एक डिबेट दिखाया जा रहा है सत्यपाल मलिक के साथ में, जो बात कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी वहाँ पर कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक में जो है वो
पॉलिटिक्स थी, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, यानी कि वहाँ पर तो इनके वीडियोस चल रहे हैं, नेहा राठौर के वहाँ पर वीडियोस चल रहे हैं। तो पहले तो इनको सर्वदलीय बैठक, इनको आपस में बैठक करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि नेशन के साथ है या अभी भी ये पाकिस्तान को अंदर से सपोर्ट करते हैं, ये इनको क्लैरिटी देनी चाहिए सबसे पहले में, सर्वदलीय बैठक बुलाने के अलावा। देखिए कल ही सीज फायर हुआ है और अभी भी आईएफ कह रहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इनको इतनी जल्दबाजी है, इतना डेस्परेशन है पॉलिटिक्स करने की कि तुरंत के तुरंत ये लेटर लिख के कह रहे हैं कि आप तुरंत से एक पार्लियामेंट्री का स्पेशल सेशन कन्वीन कीजिए। तो विपक्ष यहाँ पर पूर्ण रूप से केवल राजनीति, एक राजनीतिक नौटंकी और एक राजनीतिक तमाशा, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सर ये तो बात बिल्कुल जायज़ है कि बहुत जाहिर है कि यहाँ पर जितने भी दल हैं, जितने भी कांग्रेस हो, सपा हो या जो भी अन्य दल हैं, सभी ने मिलकर के एक साथ सरकार के तरफ अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि हम मिलकर समर्थन करेंगे, और वो कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। और उनका बस सवाल यही है कि नेशनल इमरजेंसी जैसा कंडीशन जब भारत में आ चुका है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दल के साथ एक बार बैठक भी नहीं कर सकते? नहीं, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ है, सरकार का साथ दे रहे हैं, तो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर तो पब्लिक का इनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर पड़ा कि ये प्रेशर में आकर के ठीक है कह रहे थे कि हम, और ठीक है थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि आप साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन सरकार के साथ है तो भाई एक यूएस का ट्वीट हो गया, एक सीज फायर अनाउंसमेंट हो गया, तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि आप बिल्कुल कह रहे हैं कि आप आज के आज पार्लियामेंट सेशन बुला चाहिए, आप इसके लिए 2 दिन रुक सकते हैं, 3 दिन रुक सकते हैं, कम से कम एक क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। सीज फायर ठीक है, सीज फायर हम एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट मान सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कहा था कि अब आज से हमने इसको रद्द कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी में कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट का नहीं आया, तो कोई क्रेडिबल एक स्टेटमेंट आने दें फिर हम कह रहे हैं। और आज आप देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, ये लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। राफेल को देख के देखिए, इनके नेता अजय राय ने किस तरह का एक स्टैंड दिया था, राफेल के ऊपर में नींबू मिर्चा लगा करके घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको तो सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी देनी चाहिए कि पाकिस्तान जो डिफेंस कर रहा है, वो डिफेंस अपने किसी नेता को न दिखा करके इनके नेताओं को बुला करके पाकिस्तान क्यों अपना डिफेंस दे रहा है। तो ये वक्त देश के साथ खड़ा होने का, ये वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होने का है। ये राजनीति नहीं करने की है कि सर्वदलीय बैठक बुला रहा, आप कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाएं, ये करें। इसी इतने जो टेंशन का पीरियड चल रहा है, इसी टेंशन के पीरियड में इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया, इसी टेंशन के पीरियड में जेपीएससी के लिए इनका स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये इस टेंस पीरियड में सारी पॉलिटिक्स यहाँ पर ये कर रहे हैं जितना होना चाहिए, लेकिन जब बात होगी तो कहेंगे नहीं हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल देश के साथ हैं। तो कम से कम कुछ समय के लिए इनको ये सब छोड़ करके केवल राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, यही हमारा कहना है। आपने ये जिक्र किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी यानी कि डीएसपीएमयू का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी कर दिया गया, लेकिन ये छात्रों की मांग थी, लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसका नाम चेंज किया जाए। जब रघुवर दास की सरकार बनी थी और 2017 में आई थिंक 17 में जब उन्होंने रांची कॉलेज को इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखने का फैसला किया, उसके बाद से ही लगातार विरोध कर रहे थे। और अब जब उनकी मांग मान ली गई है, तब बीजेपी क्यों विरोध कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर वीर बुद्धू भगत, ये दोनों ही भारत के महान महापुरुष हैं। दोनों के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। हम दोनों को एक आइकॉन हम मान के देखते हैं। जब भी कोई नई यूनिवर्सिटी बनती है, नया पुल का निर्माण होता है, नई सड़क होती है, तो उसमें से कई सारे नाम आते हैं कि इस नाम से रखा जाए, इस नाम से रखा जाए, और अल्टीमेटली एक नाम फाइनल करके उसमें रखा जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय मांग नहीं होगी, छात्रों की मांग होगी। उदाहरण के लिए मयूराक्षी नदी के ऊपर में जब सबसे बड़ा पुल बनाया गया था, तो हमने मांग किया था बाबा तिलका मांझी के ऊपर इस पुल का नाम रखा जाए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी को याद आया कि अपने जो पिताजी शिबू सोरेन के नाम पर उस पुल का नाम रख दिया। फिर उसके बाद में एक धोती साड़ी योजना की शुरुआत करनी थी, तो उन्होंने अपने दादा दादी के नाम पर रख दिया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ऑलरेडी यूनिवर्सिटी किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया गया है, तो उसको चेंज करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वीर बुद्धू भगत के नाम पे यूनिवर्सिटी नहीं रखी जानी थी, तो पहली बात है और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है, रांची यूनिवर्सिटीज़ है, उसको भी नाम रखा जा सकता था। या फिर झारखंड सरकार ने कहा है कि हम 5 नई लॉ यूनिवर्सिटी बनाए, 5 के पाछे लॉ यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखा जा सकता था। कहने का ये मतलब है कि नई यूनिवर्सिटी बनाना, नए आइकॉन्स क्रिएट करना। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए हमारी सरकार आई है, तो हम ये नहीं कह रहे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम हम बदल करके जो है हम सरदार पटेल के नाम पर रख देंगे, या फिर इग्नू का नाम बदल
बदल कर सरदार पटेल के नाम पर रख देंगे, जहाँ पर दोनों व्यक्ति सम्मानित, दोनों व्यक्ति महापुरुष हैं। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं तो ये दोनों का ही अपमान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने कुछ शहरों के नाम बदले, जो इनका डिफेंस आ रहा है कि बीजेपी नाम बदला है। हमने औरंगाबाद जो है, जो औरंगजेब के नाम पर था, उनका नाम बदल के संभाजी नगर रखा है। तो औरंगजेब को हम आक्रामक मानते हैं, औरंगजेब को हम एग्रेसर मानते हैं। ओस्मानाबाद का नाम हमने बदल के धाराशिव के नाम पर रखा, तो हम उसको, मुगल्स को हम एक एग्रेसर मानते हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें, जो बीजेपी ने नहीं किया नाम बदले, जैसे कि बॉम्बे का नाम बदल करके मुंबई किया गया, बेंगलोर का नाम बदल करके बेंगलुरु किया गया, मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई किया गया, वहाँ पर एक चिन्नप्पा नायक के नाम पर किया गया। तो ये सब ब्रिटिश के नाम बदले गए या फिर मुगल्स के नाम बदले गए, यानी कि ऐसे लोग जो कि एग्रेसर थे, जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की, वैसे लोगों का नाम हमने रिप्लेस किया है। अगर यहाँ पर कोई ब्रिटिशर का नाम, मुगल का नाम है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो ऑलरेडी, जिन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा, जिन्होंने कश्मीर में 370 का विरोध करते हुए अपनी जान की आहुति दे दी, जान की कुर्बानी दी, ऐसे व्यक्ति का नाम बदल करके किसी दूसरे महापुरुष के नाम पे करना, ये गलत परंपरा है। मान लीजिए कि आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, अब कोई कह दे कि जयपाल सिंह स्टेडियम का नाम बदल करके बिरसा मुंडा के नाम पर हम कर दे रहे हैं, और कोई अगर विरोध करे तो आप कहेंगे नहीं नहीं, आप बिरसा मुंडा को नहीं मानते। कि ऐसी बात नहीं, हम बिरसा मुंडा को भी मानते हैं, हम जयपाल सिंह मुंडा को भी मान रहे हैं, लेकिन हमारा यही कहना है कि आपने एग्जिस्टिंग जो नाम है उसको रिप्लेस करके ये जो आपने परंपरा शुरू की, ये परंपरा गलत है। और ये कहीं ना कहीं दोनों ही जो महापुरुष आज इस दुनिया में नहीं है, क्या वीर बुद्ध भगत रहते तो ऐसा कहते हैं कि नहीं, किसी और जो सेनानी है उसका नाम बदल करके आप मेरा नाम रख दिया, ऐसा वो भी नहीं कहते कभी। इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये परंपरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने शुरू किया, और खास करके तब जब आप यूनिवर्सिटी बना नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स आप रख नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आप नहीं ले रहे हैं, वहाँ JPSC मेंस दे करके बच्चे 10 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी एजुकेशन को आपने बिल्कुल 0/0 पे कर दिया है, एजुकेशन को बिल्कुल तार तार कर दिया है। कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं बनानी नहीं है, और एक ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग है, तो आपके उसको उस पर रिसोर्सेज देने पे ध्यान देना चाहिए, प्रोफेसर डालने पे ध्यान देना चाहिए। तो आपने उसमें एक ऐसी गंदी ओछी राजनीति डाल दी कि जिसमें आप दो महान स्वतंत्र जो महापुरुष हैं हमारे देश के, उनके फॉलोअर्स को लड़ाने की आप जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये छात्रों की ही मांग है, मैं बार बार यही कहूँगी कि ये छात्रों की मांग है। और छात्र, जब भी मैं उनसे जुड़ती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तो वो छात्र ज़रूर कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री रहे, संघ के संस्थापक रहे, लेकिन स्टिल झारखंड में उनका कोई योगदान नहीं रहा। जबकि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वीर बुद्धू भगत, और उनके नाम पर ही यूनिवर्सिटी का नामकरण किया जाए, ये छात्रों की मांग है। बस उनकी मांग को स्वीकार्यता मिल गई है, इसमें क्या दिक्कत है? जब कोई महापुरुष होता है हमारे देश का, तो महापुरुष किसी जाति, किसी धर्म या किसी जगह का नहीं रह सकता। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन दोनों का पूरा एक्टिविज्म जो है महाराष्ट्र पर आधारित था। बाबा साहब अम्बेडकर का ज़्यादातर एक्टिविज्म, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अगर हम थोड़ी देर के लिए बाहर रखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में, ड्राफ्टिंग के बाद में, बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जो एक्टिविज्म था वो महाराष्ट्र में, नागपुर वगैरह रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये था। यानी जब हम किसी महापुरुष की बात करते हैं तो वो महापुरुष किसी एक जगह का नहीं हो जाता, पूरे के पूरे देश का हो जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि झारखंड का व्यक्ति, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उससे झारखंड का व्यक्ति इफेक्टेड नहीं हो रहा है। या सरदार पटेल ने, आप कहेंगे कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, तो चंपारण सत्याग्रह वो बिहार का है, हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही पैरोकियल, बहुत ही नैरो माइंडनेस वाली सोच है आपकी। तो दो महापुरुष, यानी कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में और क्या बोलते हैं बिहार में भी अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम वीर बुद्धू भगत पर रखा जाए तो ये अच्छी बात है। वो नेशनल आइकॉन है, वीर बुद्धू भगत है, बिरसा मुंडा है, नीलांबर पतांबर, ये कोई झारखंड का आइकॉन्स नहीं रहेंगे ये और अगर आप देखेंगे ध्यान से, और जो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए सुन भी रहे हैं, तो RSS इन 21st सेंचुरी जो RSS की किताब है सुनील अम्बेडकर की लिखी गई है, जिसमें हमने बताया है कि हमारे विचार क्या है। तो उस विचार में जो एक चैप्टर है, वो चैप्टर सिर्फ इस पर डेडिकेटेड है कि वैसे आइकॉन्स, वैसे हिस्टोरिकल आइकॉन्स, चाहे हम बिरसा मुंडा की बात करें, हम वीर बुद्धू भगत की बात करें, तिलका मांझी की बात करें, हम अहिल्या होलकर की बात करें, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ हम हीरोज़ की बात करें, ऐसे कई हीरोज़ हैं जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स, लेफ्टिस्ट ने जो बुक्स लिखी हिस्ट्री की, उसमें इन लोगों को दबा दिया गया। और इनके जो राइटिंग्स है, लेफ्टिस्ट की जो राइटिंग्स है, उसमें तो मतलब जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के अलावा तो कोई आइकॉन ही पूरे इंडिया में नहीं रहता है। तो हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, हम इसके रिवाइव करने के हम इसमें पक्ष में हैं। हमने ही कहा कि मैं वही भी कह रहा हूँ, छात्रों की मांग हो सकती है, होगी, मैं वही कह रहा हूँ कि कई छात्रों की कई मांग होगी वहाँ पर, लेकिन एक बार नामकरण हो गया मान लीजिए किसी महापुरुष के नाम पर, तो उसको बदलने की परंपरा इस परंपरा के खिलाफ है। हम वीर बुद्धू भगत के खिलाफ नहीं है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि रांची की बात है, वीर बुद्धू भगत छोटा नागपुर से जुड़े हुए, तो रांची यूनिवर्सिटी का नाम भी उनके नाम पर रखा जा सकता था। या फिर ये छोड़िए, झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी है जो कि झारखंड सरकार ने बनाया है,
और जो वीर बुद्धू भगत थे वे वॉरियर भी थे, योद्धा थे, तो झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी भी वीर बुद्धू भगत के नाम पर रखा जा सकता था। लेकिन ना रांची यूनिवर्सिटी पे आपका ध्यान गया, ना आपका ध्यान रक्षा यूनिवर्सिटी पे गया, ना आपका ध्यान उन 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी पे बना जो बनना जा रहा है। आप ट्रांसपोर्ट नगर का नाम उनके नाम पर रख दीजिए, आप स्मार्ट सिटी का नाम उनके नाम पर रख दीजिए, लेकिन सबको छोड़ करके केवल आपने एक जगह को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि आपके मन में ना तो राष्ट्र के प्रति प्रेम है और ना झारखंड के प्रति प्रेम है। आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को छोड़ करके ऐसी चीज़ों में उलझाना चाहते हैं जिससे आदिवासी भी मिसलीड हो, आदिवासी छात्र भी मिसलीड हो। मुझे बताइए ना कि जेपीएससी मेंस के लिए जो छात्र बैठे हैं वहाँ पर आज 10 महीने से इंतजार कर रहा, छात्रों ने कहा है कि रिजल्ट दो या फांसी दो। क्या उसमें से कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है? क्या उसमें कोई आदिवासी छात्र नहीं है? क्या उसमें कोई मूलवासी छात्र नहीं है? तो जो छात्र हैं उनकी समस्या कुछ और है, पर आप उन समस्या से डाइवर्ट करने के लिए आप 2 महापुरुषों के फॉलोअर्स बोलिए या 2 महापुरुषों के को मानने वाले लोगों को लड़ा करके, झगड़ा करके एक नया मुद्दा जो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसे नाजुक वक्त पे जब पूरा का पूरा जो देश है झारखंड है वो इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ओछी राजनीति, निम्न स्तर की राजनीति और एक गंदी पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स का हम विरोध कर रहे हैं। आपने जेपीएससी का जिक्र किया। जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी अनिश्चित काल तक विरोध करने को रेडी हैं और कहा है उन्होंने कि मंगलवार को जो कार्यालय है जेपीएससी का उसमें ताला जड़ेंगे वो लोग, और लगातार विरोध कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बारिश आंधी सब भुला करके वो विरोध पे जुटे हुए हैं। क्या भाजपा समर्थन करेगी उनका? निस्संदेह भाजपा समर्थन कर रही है उनका। मैंने तो आज सुबह इस पर ट्वीट भी किया है कि हम उनका बिल्कुल समर्थन कर। देखिए, हमारे देश में जितने भी एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी है, चाहे हम आईआईटी की बात करें, हम मेडिकल की बात करें, हम किसी और एग्जामिनेशन की बात करें, इसमें 2 बॉडी है जिसका संविधान में जिक्र है। एक तो यूपीएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, और एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। इन केवल 2 बॉडीज़ का संविधान ने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि ये जो 2 बॉडी है ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो विश्व देश का है उसके लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। यानी झारखंड जो जेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स में लाखों बच्चे बैठे, उसमें से क्वालिफाई करके 7,000 बच्चे जो है वो मेंस में बैठे हैं। यानी वो 7,000 बच्चों ने अपनी योग्यता, अपना टैलेंट, अपना मेरिट, उसको सबको उन्होंने साबित किया है। ऐसे बच्चों को अब 10 महीने तक रिजल्ट आप नहीं ला रहे हैं, और रिजल्ट नहीं लाने का कारण क्या है? कारण कोई ऐसा मेजर कारण है कि कोरोना आ गया, कर्फ्यू लग गया, इमरजेंसी लग गई, वॉर हो गया, तो हमें समझ में आता है। पिछले 10 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार को नवंबर में प्रचंड बहुमत मिला है जिससे वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जेपीएससी, मैं और स्टेट्स का कंपेयर कर रहा था, महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का, मध्य प्रदेश का, हर का रिजल्ट जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस का रिजल्ट हार्डली 3-4 महीने में निकल गया। और ये छोटी सी बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और अगर इसको एलेबोरेट करूं तो मान लीजिए कि अभी इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला है। जेपीएससी में वही बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, ज़्यादातर, सब नहीं कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं। यानी यूपीएससी का बच्चा ही जेपीएससी को भी टारगेट करता है। 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। वो बच्चे ना तो मेंस में इंटरव्यू की तैयारी सोच पा रहे हैं, ना वो यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हैं, ना कोई अल्टरनेट करियर दिख पा रहा है। कल भी मैं कई बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है, चूँकि जंग के कारण इन चीज़ों को पब्लिक में नहीं डाला हमने, तो सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स मेंस लिख करके बैठे हुए हैं, रूम रेंट उन्हें देना है, उन्हें कोचिंग की फीस देनी है, टेस्ट सीरीज करे नहीं करे, एकदम उनको कन्फ्यूज़न की स्थिति में डालकर इसके सरकार ने छोड़ दिया। और सबसे अफसोस की बात है कि जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी एक लाचार, बेबस मुख्यमंत्री के रूप में जवाब दे रहे हैं कि नहीं, जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अरे, आप जेपीएससी में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आपको जब जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जाना था तो आप चेयरमैन बनाते समय ऐसे व्यक्ति को आपको बनाते जो व्यक्ति प्रोएक्टिव है, जो व्यक्ति छात्रों को लेकर के कम से कम उनकी संवेदना छात्रों के प्रति है। जेएसएससी का भी आप देख लीजिए, जेएसएससी का चेयरमैन आपने प्रभार में ऐसे व्यक्ति को बनाया, मनीष रंजन, जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी के इतने सारे केसेस चल रहे हैं। यानी टेंटेड लोगों को आप चेयरमैन बना रहे एग्जामिनेशन बॉडी का, और उसके बाद में आप जब वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रिजल्ट दो या फांसी दो, तो आप उनको एक यूनिवर्सिटी का नाम बदल के दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं कराना, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स नहीं भेजने, नाम बदल के आप उनको दे रहे हैं। तो ये शिगुफा, ये मिसलीडिंग का जो प्रोसेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, हम इसके खिलाफ है, और छात्रों के साथ हम बिल्कुल पूर्ण रूप से हम उन छात्रों के साथ हम खड़े हैं। जब जेपीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो बात करना जेएसएससी के बारे में भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। जेएसएससी सीजीएल की जैसे जो परीक्षा हुई उसके बाद धांधली के कई आरोप लगे, लेकिन सरकार और जो पुलिस है वो लगातार इस बात का खंडन करती रही कि कोई ऐसी धांधली नहीं हुई है। लेकिन अब जा कर के कुछ सबूत मिले हैं कि 20-20 लाख रुपए में ये धांधली हुई है, सौदा हुआ है पेपर का। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि
कि जो यूपीएससी के ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स की तो बोली लगा करके आप उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग दे रहे हैं, और जो जेपीएससी के ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी आपने मेरिट से बाहर कर दिया है। और नीचे लोअर ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए तो एसएससी सीजीएल आ जाता है, जो बिल्कुल एकदम नीचे के लेवल पे इंस्पेक्टर के रोल पे सब जो काम करते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि जब भी हमने एसएससी सीजीएल के मुद्दे को छेड़ा तब बार बार इन सरकार की तरफ से आता था कि ये कोचिंग वालों की कॉन्स्पिरेसी है, भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। पर धीरे 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 धीरे, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं दबाने की, ये कोशिश करे कि किसी तरह से बात सामने आ जाए कि सब कुछ फेयर तरीके से हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी आकर के बयान देते हैं कि भाई हम इसको एक स्पेशल एसआईटी को दे देंगे, और उसी दिन एसएससी के चेयरमैन आके कहते हैं कि सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है। हर तरह की यहाँ के डीजीपी के साहब की तरफ से एक अलग स्टेटमेंट आ जाता है। तो जितने मुंह यहाँ पर सरकार के हैं, प्रवक्ता से लेकर मंत्री सब, हर व्यक्ति अलग अलग बातें बोलता है, और कुल मिलाकर के जो सफ़र कर रहा है वो सफ़र वही स्टूडेंट जो है वो कर रहा है। और अल्टीमेटली मैंने फिर जहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया था, मैं उसी से कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें लिंक है। हम चाहे हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, आज हम इतने जो मजबूत हुए हैं इसलिए कि हमारे अंदर की चीज़ें ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी विदेश जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, और यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर घुसखोरी से सब कुछ चल रहा है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है। तो जब अपने इंटरनल चीज़ों को आप ठीक नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल चीज़ों से, बाहर की चीज़ों को ला करके आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस सरकार को जो पेटी पॉलिटिक्स होती है, निम्न स्तर की पॉलिटिक्स होती है, वो छोड़ करके जो उनको प्रचंड बहुमत मिला है, वो प्रचंड बहुमत विदेश घूमने के लिए नहीं मिला है, वो प्रचंड बहुमत इनको जो है जबरदस्ती अपनी वाहवाही लूटने के लिए ना, वो प्रचंड बहुमत इनको काम करने के लिए मिला है। काम करके दिखाएं तो हम भी इनकी तारीफ करेंगे। एक सवाल और छूट गया था जो शुरुआत में मैंने पूछना चाहा, लेकिन वो थोड़ा सा छूट गया, युद्ध से ही रिलेटेड है कि जैसे आपने कहा कि नौटंकी लगा रखी है लोगों ने, जो विपक्षी दल हैं उनके समर्थकों ने, लेकिन वही नौटंकी कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थकों में भी देखने को मिल रही है। जो लोग कह रहे हैं, अभी इस वक्त याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी को, कि मतलब अभी युद्ध पर विराम लगा दिया गया है और वो लोग चाह रहे हैं कि युद्ध हो। तो आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये जो सीज़फायर की घोषणा हुई, इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कूटनीतिक हार है भाजपा की। इंदिरा गांधी ने अकेले दम पर एक लेडी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया, बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन भाजपा वो काम नहीं कर पाई। नहीं, ये कह करके तो ये अपने प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी इनकी केवल एक प्रधानमंत्री तो नहीं थी, इंदिरा गांधी के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने हैं, राजीव गांधी बने हैं, सोनिया गांधी नैक की चेयरमैन रही है, मनमोहन सिंह रहे हैं। यानी कि ये इस बात को मान चुके हैं कि इंदिरा गांधी के बाद हमने जितने भी प्रधानमंत्री देश को दिए सबके सब निकम्मे नकारा थे। और ये बांग्लादेश की बात क्या कर रही है? बांग्लादेश को पाकिस्तान को भी इन्होंने बनाया है, इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को बना दिया, और अब उसी सोच को हमारे झारखंड के अंदर में ला करके वापस यहाँ पर एक बांग्लादेश बनाना चाह रही है। सबसे पहली सीधी सी बात है कि यहाँ पर किसी प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन नहीं है। 1971 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, हम अभी उसको बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगेन हम चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद के ओतप्रोत लोग हैं वो सीधी सी बात है कि वो देश के साथ खड़े रहेंगे। हम इंदिरा गांधी जी ने क्या नहीं किया था उस समय, इस पर हम कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। 26/11 के बाद में इनके गृह मंत्री कितनी बार कपड़े बदले थे, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। एक वक्त था हमारे देश के अंदर में जब हाफिज़ सईद साहब हुआ करते थे, ओसामा अलादीन जी हुआ करते थे, इशरत जहाँ बेटी हुआ करती थी। आज वो समय नहीं है। हम कम से कम नीयत हमारी साफ़ है, मंशा हमारी साफ़ है। ठीक है, देश की जनता को, जैसे मैंने आपको कहा कि पहलगाम के बाद कुछ दिन के लिए लगा था कि शायद कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने अटैक किया। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का काम करने का अपना एक स्टाइल है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, हमें उन पर भरोसा है। और अगर मान लीजिए देश की कुछ जनता को कांग्रेस पार्टी मिसलीड करने में कामयाब हो रही है तो बस ये कुछ दिनों की बात है, या हम कहेंगे आज कल में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब हम इस पर एक फाइनल कॉमेंट करेंगे और मैं आपको वापस इंटरव्यू में फिर वो बताऊँगा। ओके, धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह थे, जिन्होंने बहुत से मुद्दों पर हमसे बातचीत की। फिलहाल हम अलविदा लेते हैं। जोहार।